नमस्कार दोस्तों। हम लोग नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट में पढ़ रहे थे जीडीपी जीएनपी। ठीक है, जीडीपी की क्या थी इसमें कि एक वर्ष में उत्पादित होने चाहिए थी, यही शर्त था। दूसरा, एक भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन होना चाहिए था, ये एक शर्त था। तीसरा क्या था कि दोहरी गणना न किया जाए, ये भी एक शर्त था। और हम लोग आ रहे हैं जीएनपी में, और जीएनपी में आए थे तो इसमें जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी में जोड़ देना है, जो विदेश के लोग इंडिया में काम करते हैं उसको घटा देना है, और जो इंडिया के लोग विदेश में जाके काम करते हैं उसको जोड़ देना है। ठीक है, इंडिया के लोग जो विदेश में जाके काम करते हैं उसको जोड़ देना है। तो हम ऐसे बताए थे कि ये है भारत के लोग जो विदेश में जाके काम करता है, चाहे अमेरिका में हो चाहे रूस में हो। आज हमारे यहाँ 20 मिलियन लोग इंडिया के हैं जो बाहर में जाके काम करते हैं। ये लेबर के रूप में काम करते हैं, इन्वेस्टर के रूप में काम करते हैं, ठीक है, इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, एक मैनेजमेंट सेक्टर में जाके काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहाँ पे सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग जो इंडिया में आके काम करते हैं और यहाँ की जो साधन से, इंडिया की साधन से जो पैसे कमा करके बाहर ले जा रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ इसको क्या माने थे, इसको माने थे x, इसे क्या माने थे y। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और x क्या हो रहा है दोस्तों, ये घट रहा है। तो जब जीएनपी निकालना हो, सिंपल सी में क्या मेथड है कि जीडीपी को जोड़ना है किससे, बाहर से जो आमदनी आ रही है उसको, और भीतर से जो जा रही है, विदेश के लोग जो ले जा रहे हैं कमा करके, उसको माइनस कर देना है। ये थी जीडीपी और जीएनपी की समझ। इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं एनएनपी। ठीक है, एनएनपी, इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे सकल, सकल नहीं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल का मतलब होता है शुद्ध दोस्तों। ठीक है, प्योर, एकदम शुद्ध निवल। यहाँ पे समझना है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि जीडीपी ही सबका जन्मदाता है, जीडीपी ही सबका पिता है, तो वैसे ही जीडीपी को लेकर के ये बनाएंगे। तो जीडीपी से क्या आया, जीएनपी आया, और जीएनपी से क्या आएगा, अभी एनएनपी आ जाएगा। इसको देखना है, कैसे देखना है। इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि एन एन पी बराबर होता है जी एन पी, जिसको आप समझ चुके हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जीएनपी में से घटाव कर देना है डेप्रिसिएशन को, माइनस घिसावट। ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। अच्छा, इसका नाम और है दोस्तों, इसका नाम है अपकर्ष। ठीक है, अच्छा, इसको और भी कह सकते हैं ह्रास, कह सकते हैं ह्रास। ठीक है, अपकर्ष, ह्रास, मूल्य ह्रास, घिसावट। तो जब जीएनपी से हम ये घिसावट को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, एनएनपी निकल जाता है। अब ये घिसावट क्या है, इसको समझिए दोस्तों। घिसावट मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में साधनों की घिसावट होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें घिसावट, मान लीजिए कि एक हमने लैपटॉप खरीदा। ठीक है, ये लैपटॉप खरीदा, इस लैपटॉप की दाम जो ले लिया वो ले लिया 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख दाम ले लिया। अब ये कहा जाता है कि किसी भी लैपटॉप की जो कैपेसिटी होती है ना, वो होती है 3 वर्ष। 3 वर्ष। ओके, मेरे पास एक लैपटॉप है, हमने एक
मेरे मित्र हैं, उन्होंने हमको कहा कि ये लैपटॉप कितने दिन हुए मैंने ख़रीदा हुआ। तो मैंने बताया उनको कि 2 साल तो हो ही गया होगा, 2 साल हो गया। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इस्तेमाल करो, इसकी टाइम वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की ही होती है, ठीक है। जबकि वो मित्र मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लैपटॉप के बारे में उनको बहुत आइडिया है, ठीक है। तो जैसे वो बताए हमको कि ये 3 साल तक ही चलता है कोई लैपटॉप। तो अनुमान लगाइए कि मान लीजिए कि ये 1.5 लाख दाम इसकी है, इस लैपटॉप की, है ना। तो इसकी 1 वर्ष में कितनी हो जाती है? 1 वर्ष में कितना होगा? 50,000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 50,000, तीसरे वर्ष में 50,000। तो 1 वर्ष में कितना घिस गया ये घिस गया ना। तो दूसरे वर्ष में कितना घिस जाएगा? 1 लाख घिस जाएगा। तो ये घिसावट है दोस्तों। किसी भी संसाधन को हम पूर्ण तरह से हमेशा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो घिसता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो ऑटो है, डीजल गाड़ी, वो डीजल गाड़ी ओनली 10 ईयर चलता है, 10 साल। तो मान लीजिए कि एक गाड़ी का दाम 5 लाख रुपए है, तो 1 साल में उसकी घिसावट रेट तय कर लीजिए 50,000। 10 साल ही चलती है वहाँ की गाड़ी। मोटरसाइकिल चलती है कितनी, खूब से खूब तो वही 7 साल 8 साल। इसके बाद डिप्रेसिएशन में आ जाता है वो, उसकी इंजन खराब हो जाती है, वो घिसावट में, वो तो फिर कबाड़ी में बेचने लायक बन जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कानून की अवहेलना किए हुए वो घिसावट वाली गाड़ी ही चलाते हैं। इस लैपटॉप को चला सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा चला सकते हैं, 4 साल 5 साल भी हो सकता है, लेकिन इसके जो कल पुर्जे हैं वो काम नहीं करेंगे। वैसे ही गाड़ी जो होती है, बाइक जो होती है, उसकी कल पुर्जे काम नहीं करते हैं, वो पॉल्यूशन फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसकी जो डेप्रिसिएशन है, उस हिसाब से गवर्नमेंट या कोई भी उत्पाद तय करती है कि इस जो संसाधन है, इस संसाधन की कितनी, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इसकी टाइम रेट है। इसके बाद इस संसाधन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कानून से बचाव करके, जो लॉ ऑर्डर है उससे बचाव करके, और हम अपनी कारोबार चलाते रहते हैं। फैक्ट्री हो, ट्रैक्टर हो, बाइक हो, निकल रहा है गाड़ी से धुआं, लेकिन फिर भी चलाते आ रहे हैं। तो वैसे में फ़ाइन मारती है सरकार कि पोल्यूशन चेक कराओ, ये कराओ, धुआं निकल रहा है वो उसको चेक कराओ, इंजन को रिसाइकल कराओ, ये सारी बातें वहाँ पे आ जाती है। लेकिन बात ये वहाँ सब जो भी है प्रशासन में, आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ जो होती है, रिसोर्स, उसकी घिसावट होती है, वो अपकर्ष होता है, वो ह्रास होता है। तो ह्रास की दर को हमें माइनस कर देना है, ह्रास जितना हुआ वो माइनस कर देना है। जैसे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल वाली कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस मोबाइल की भी एक ठीक ठीक लाइफ टाइम है उसकी, 1.5 साल 2 साल ऐसे लाइफ टाइम है ना। कोई पढ़ाता है डिजिटल बोर्ड में, तो आपको लग रहा होगा कि डिजिटल बोर्ड जो है वो हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ उसकी टाइम वैलिड होती है, उसके बाद उसे फेंकना पड़ता है, या तो फिर हमें रिसाइकल करना पड़ता है। इसलिए घिसावट को समझिए। ट्रैक्टर भी उसकी ठीक ठाक एक उम्र होती है, 10 साल 12 साल होती है। तो जितना भी उसकी प्राइस लगी है, मार्केट प्राइस, उस मार्केट प्राइस में देखते हैं कि कितना इसकी टाइम वैलिडिटी है, वो हम प्रत्येक ईयर माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं घिसावट या अपकर्ष। तो वो माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। तो क्या निकल जाएगा? NNP निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NNP, जिसको निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। घिसावट, अपकर्ष, ह्रास, ये तीनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। जैसे दोस्तों गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो भी चीज़ होता है, वस्तु होता है, वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब होता है वो क्षण क्षण समाप्त होते जा रहा है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी वही क्षण भंगुरता यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। हम हमेशा आपको पढ़ा नहीं सकते ना, हमारी भी एक लिमिटेशन है, हमारी भी एक घिसावट है, अपकर्ष है। हर व्यक्ति अपकर्ष में आता है। अगर एज ए रिसोर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम भी अपकर्ष में आते हैं, घिसावट होती है हमारी। एक टाइम के बाद असंभव हो जाएगा फिर।
समझे। तो ये सारी बातें हो जाती है। वो गौतम बुद्ध कहा करते हैं, इससे एक क्वेश्चन भी आया था, बोला था कि आप एक नदी में दोबारा उतर नहीं सकते हैं। मतलब कि एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, आप इसमें दोबारा उतर नहीं सकते। उनका कहने का मकसद क्या है? उनका कहने का मकसद ये है कि मान लीजिए कि ये नदी है, पानी बहे जा रही है, बहे जा रही है, और हम पहली बार इसमें उतरे, फिर दोबारा उतरने के लिए हमको कम से कम किनारे तो आना पड़ेगा ना, स्थल में, फिर दोबारा उतरेंगे हम। तो वो कह रहे हैं कि आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय हम उतरे यहाँ पर, उस समय पानी यहाँ पे था, वो पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अब जब दोबारा हम ऊपर चढ़े, फिर जाके यहाँ उतरे, तो वो पानी हमें नहीं मिलेगी, फिर नई पानी आ गई, वो पानी कहीं दूर तक चली गई, समय भी दूर तक चला गया, हम भी बदल गए, उस क्षण के लिए हम भी बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारे भीतर भी बदल गए, बाहर भी बदल गए, कोशिका भी बदल गए, सूरज भी कुछ न कुछ अपनी एंगल घुमा लिया। जो सन है उस टाइम, ये छोटी सी टाइम में सन भी अपनी कुछ न कुछ डिग्री एंगल चल दिया, वो अपना जो चाल है, वो मूवमेंट उसकी हो गई। पृथ्वी की भी मूवमेंट वहाँ पे हो जाती है उस टाइम। तो हर कुछ बदल रहा है यहाँ, समझ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि जो कंकड़ था, वो कंकड़ बह के यहाँ आ गया, तो बदल ही गया ना, पर नदी ही चेंज हो गया। तो वो कहते हैं कि आप एक ही नदी में दोबारा उतर नहीं सकते। इसका मतलब है कि पहली बार जो जिस नदी में उतरे, उस नदी में दोबारा हम उतरे तो दूसरा नदी था, वो सेकंड कोई और नदी था, है ना। तो ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुरता है, अपकर्ष ह्रास, इस तरह से। तो आपने एनएनपी को समझ गए। अब इसे अप्लाई कर दीजिए किसी भी चीज़ में। मान लीजिए कि हमें देश का निकालना है एनएनपी, तो हम ऐसा नहीं करें कि देश के प्रत्येक कोने कोने में जाके पता करें कि कहाँ घिसावट हो रहा है, कितना हो रहा है घिसावट। हम इनकम टैक्स के अधिकारियों से पता कर सकते हैं, उनके पास सब रिकॉर्ड है कि कौन सी क्षेत्र में जो किसकी कौन सी रिसोर्स में कितनी घिसावट उसकी है, वो इनकम टैक्स अधिकारी को पता है, वो आपको बता देगा। फिर आप जीएनपी से उसको माइनस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? एनएनपी निकल जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है, यही करता है एनएनपी को निकालने में। आगे बढ़ते हैं। तो एनएनपी हमने समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें जीएनपी आप जो समझे थे, जीडीपी के बाद जीएनपी समझे थे, उसमें क्या करना है? घिसावट को माइनस कर देना है, जो ह्रास हुआ था उसको माइनस कर देना है। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी और यहाँ लिखेंगे एफ सी, ठीक है। इसका मतलब है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। सब बताएंगे अभी क्या होता है साधन लागत। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसके और नाम हैं दोस्तों, इसके नाम और हैं। इसी को हम लोग नेशनल इनकम से भी जानते हैं। नेशनल इनकम, जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम, इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, ओके। इसको यहाँ कर सकते हैं एन आई,
ठीक है। आगे इसको और नाम से जानते हैं। एक नाम है इनका नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, निवल राष्ट्रीय आय, समझे दोस्तों। इसको हम लोग NNI कह सकते हैं, NNI कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही है। तो एक बात समझना है कि ये है क्या, साधन लागत पर जो हम लोग बात करे जा रहे हैं ये क्या है, ठीक है। या NNP मार्केट प्राइस जोड़ दीजिए, वो भी बात बन जाती है यहाँ पे। NNP मार्केट प्राइस, NNP एट दी मार्केट प्राइस रेट, जोड़ दीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, इसको साधन लागत क्या है इसको पहले समझिए। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होगा, हम अभी समझा रहे हैं सारे को। बशर्ते क्या है कि आप इस हिस्से को यहाँ पे देखिए, सारा एक ही नाम है, ठीक है। साधन लागत क्या है इसको समझिए। साधन लागत का मतलब होता है साधनों पर लागत। भैया देखिए, जब भी इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप साधन लीजिएगा ना, साधन खरीदिएगा, लेकिन साधनों में जो लग रही है आपकी पैसे, वो है साधन लागत। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो साधन लागत वही है, साधन पर लागत। जब भी रिसोर्स खरीदते हैं तो लागत लगती है वहाँ पे। आगे देखिए कैसे, जैसे हम एक घर बना रहे हैं, मान लीजिए कि एक घर है, ये घर बन रहा है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ये बड़ी बिल्डिंग है, ये घर बन रहा है। इसमें क्या क्या चाहिए, साधन लागत इसमें है क्या। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि जो रॉ मटेरियल है वो लगेगा, कच्चे माल नहीं, रॉ मटेरियल लग जाएगा। सोच के देखिए, इसमें लेबर लग जाएगा, ओके। इसमें वो इंजीनियर की खर्च लेंगे जो गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे बनाना है, स्ट्रक्चर, लेआउट, ड्राइंग वगैरह देंगे, तो वो इसमें आएगा। तो इंजीनियर, ठीक है। अच्छा, जो इसमें रिसोर्स लग जाएंगे, मशीन लग जाएंगे, मैकेनिज्म लग जाएगा, सीमेंट लग जाएगा। इसके अलावे बहुत तरह की शर्तें और अनुबंध से जो बातें चली जाती है वो होगा। लोग आते हैं जाते हैं, वो भाड़ा शामिल होगा। हम स्टाफ रखेंगे यहाँ तो वो भाड़ा शामिल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कर्मचारी, ये होगा शामिल, भाड़ा शामिल होगा, ओके। ध्यान रखिए दोस्तों, भाड़ा शामिल होगा। ये सारा कुछ हो जाने के बाद, ये सारा कुछ हो जाने के बाद जब अंतिम रूप से हम गिनेंगे कि क्या बचा, तो वो एक ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो पूरे रिस्क लेते हैं इसकी, है ना। तो इसमें वो व्यक्ति भी आ जाएगा जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं, रिस्क लेने वाला। क्योंकि रिस्क कौन लेगा फिर, जब भी कोई सामान बनता है ना, या बड़े वास्तुकला बनती है, तो वहाँ पे रिस्क भी लेना पड़ता है ठेकेदार को। उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, जोखिम उठाने वाले। तो जोखिम उठाने वाले भी इसमें आ जाएंगे, ओके। चूँकि लाभ इनको मिलेगा ना, जोखिम उठाने वाले, तो एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो ये सारे लोग यहाँ पे शामिल हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ पे शामिल है, साधन यहाँ पे शामिल है। इन साधनों पे जो लागत है उसको बोलते हैं साधन लागत। जैसे एंटरप्रेन्योर को लाभ मिल जाएगा, रॉ मटेरियल के साधन की लागत लग जाएगी, वो पूंजी है। लेबर को देना पड़ेगा कॉस्ट, वो मजदूरी है जिसको हम लोग वेजेज कहते हैं। लेबर को देना पड़ता है मजदूरी ना, वो वेजेज कहलाता है। फिर इंजीनियर को देना पड़ता है हमें, वो कमीशन के रूप में दें उसे, या फिर एक तय ठिकाना हिसाब से उसको ठेका दें, है ना। या कर्मचारी को देना पड़ेगा महीना भत्ता के हिसाब से, भाड़ा देना पड़ेगा जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज होती है इसकी। तो ये सारे मिला के क्या है, साधन लागत है, ठीक है दोस्तों। तो ये साधन लागत, तो मान लीजिए कि साधन लागत है ये, ओके। और साधन लागतों पे
भी कहीं ना कहीं टैक्स भी तो आता है, पे टैक्स पे करना पड़ता है, तो इन सारे पर टैक्स जीएसटी इंक्लूड करना पड़ता है, जीएसटी शामिल करना पड़ता है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि इस सिंपल सा विधि बताते हैं कि इस घर को बनाने में मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योरशिप को दिए हम 10 रुपया, रुपया में देखना है, सिंपल सी बात। रॉ मटेरियल में दिए हम 20 रुपया कच्चे माल के लिए, लेबर को दिए हम 20 रुपया, इंजीनियर को दिए हम 5 रुपया, ठीक है, कर्मचारी को दिए हम 10 रुपये, है ना, भाड़ा जो लगा मेरा वो लगा मान लीजिए 10 रुपये। तो इन सब में कहीं ना कहीं टैक्स भी देना पड़ता है, और वो भी टैक्स कैसा, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु में कर देना पड़ता है, वस्तु में टैक्स देना पड़ता है। और प्रत्यक्ष कर का मतलब सीधा टैक्स देते हैं, सीधा कर देते हैं। जैसे हम व्यक्ति हैं और हमारी सर्विस हो गई है, तो हम सीधा उसको देंगे टैक्स सरकार को, ठीक है, सीधा देंगे उसको टैक्स। लेकिन जब हम वस्तु करते हैं, इस पेन को जब खरीदे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा, पूरे अमाउंट का कुछ हिस्सा, जैसे कि 10% हो, जैसे कि 8% हो, हमें टैक्स के रूप में पे किए हैं इस कलम पर, ठीक है। तो हम गए दुकान, इस कलम को खरीदे, दुकान में जो पैसे दिए उसमें शामिल हो जाता है टैक्स। वो जो दुकान खरीदा है कहीं और रिटेलर के पास, है ना, या किसी और होलसेलर के पास, तो वहाँ पे जो टैक्स पे करना पड़ा वो हमारे पैसे से ही उसने, दुकानदार का अल्टीमेटली हो गया वो टैक्स पे। तो ये सारे टैक्स पे कहलाता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हम पढ़ाएंगे इकोनॉमी में क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, इसको बेहतर से पढ़ाएंगे जब फाइनेंशियल इकोनॉमी जाएंगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इंटरप्रेन्योरशिप है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, फलना 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 है, इन सबको इतना अमाउंट दे दिया गया, और सारे अमाउंट में मान लीजिए कि हम टैक्स भी दे रहे हैं इसको। तो टैक्स जो हो गया कर, TAX टैक्स, ये मान लीजिए हो गया 10 रुपया, ध्यान रखिए क्या हो गया 10 रुपया। तो ध्यान रखिए 10, 20, 30 हो गया, 30, 20, 50 हो गया, 50, 5, 55, 10, 65, 10, 75, 75, 10, 85 रुपये हो गया। ओके, अब ये 85 रुपये हो जाते हैं हमारे टोटल साधन लागत पर खर्च। 85 रुपये साधन लागत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, साधन लागत हो गया। अब मान लीजिए कि सरकार सब्सिडी के रूप में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कभी कभी देखिएगा कि दवाई में सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है, कभी कभी अनाज में छूट मिलती है, बीज में छूट मिलती है। मान लीजिए कि एक बोरी बीज है, एक बोरी बीज का दाम है 600 रुपये, सरकार ने कह दिया कि फलना बोरी बीज का दाम जो 600 रुपये है उसमें हम 30% हम अपनी तरफ से देते हैं छूट, सब्सिडी। तो 30% सब्सिडी देंगे इसमें, तो 30% आपके अमाउंट में नहीं जुड़ेगा, ये 30% कम हो जाएगा। क्या होगा, 30% कम हो जाएगा। तो 30% अगर कम हो रहा है तो कितने कम हो रहा है ये नोट करना, ये तय करना है। 600 का अपने आप में क्या है, 100% है। 10% कितना होगा, 60 होगा। 30 कितना होगा, 6 18, 180 हो जाएगा, यानी कि 180 रुपये इसमें कम हो जाएंगे। 180 रुपये क्या हो गए, कम हो जाएंगे। तो 30% सब्सिडी के रूप में है। तो जहाँ भी हम लोग सब्सिडी देखेंगे ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और बाकी जो साधन लागत है उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यह क्या निकल जाएगा मेरा, NNP निकल जाएगा, NI निकल जाएगा, NII निकल जाएगा। ओके, तो ये सारे क्या है, नेट नेशनल इनकम है। समझ में आ गया सबको, ठीक है, नेट नेशनल इनकम है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है, साधन लागत, साधन लागत कितना है, साधनों पर लागत कितना है, ठीक है। और यहाँ पे देखना कि छूट कितना मिल रहा है। ओके, तो वो जो छूट मिल रहा है, सब्सिडी जो मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा।
समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी का? चलिए आगे पढ़ते हैं।